Forms. One having louder than other. Draw two waveform. One having more pitch than other. If an object completes 100 oscillation in 10 seconds, find its frequency. That is time period. 4. Write units of wavelength, time period, frequency, amplitude. सर मेरे 76 वाले में एक नंबर बढ़ाना था ना। कौन से बताओ? 76 में क्यों बढ़ाना? सर वो एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 2 ही नंबर दिए। मैं थर्ड आ गया। इसमें एक बढ़ाना, बताओ कौन सा क्वेश्चन, फिर मैं चेक करूंगा और लोगों के साथ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है। पेपर है तुम्हारे पास? Now draw two waveforms. Draw two waveforms. एक waveform बनाओ, और कुछ लोग वेव ना ऐसे टेढ़ी नहीं बना सकते कि ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि टाइम के साथ वेव लौटेगी नहीं, आपको आगे बढ़ाना है। और यूनिफॉर्म भी कुछ लोग नहीं बनाते हैं, तो इट शुड बी यूनिफॉर्म एंड सुंदर। ठीक है, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए सारी, तभी वेव कहलाती है। अच्छा, वेव हमने बना ली। अब इसमें एक है वो फीबल साउंड है, और जबकि दूसरी कैसी होगी? सुरीली नहीं होगी, इट इज लाउडनेस, उसकी जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। तो इसका एम्पलीट्यूड है, इसको यदि मैं A1 कहूं और इसके एम्पलीट्यूड को क्या कहूं? तो यहाँ पर A2 किससे बड़ा है? तो ये लाउडर साउंड हो गया, और ये फीबल साउंड हो गया। सेकंड देखें, दैट इज, हाँ सर फीबल साउंड को हम सॉफ्ट साउंड कह सकते हैं क्या? कह सकते हो, उस बुक में सॉफ्ट ही लिखा है। तो फीबल साउंड को क्या लिखा गया है? सॉफ्ट साउंड। ठीक है, वैसे इसकी यूनिट बेल है, लेकिन फिर भी हम इसे डेसिबल, किसी चीज में जब डेसी लगा देते हो तो 1/10 माना जाता है, और किसी में सेंटी लगा देते हो तो 1/100 माना जाता है। जैसे 1 मीटर का सेंटीमीटर, तो 1/100 ऑफ 1 मीटर इज नोन एज सेंटीमीटर।
1 मीटर का डेसीमीटर, दैट मीन्स 1/10 ऑफ द मीटर इज कॉल्ड डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर इज 1/10 ऑफ मीटर. 1 सेंटीमीटर इज 100 ऑफ मीटर. जब आप मिली लगा देते हो तो इट इज 1/1000 ऑफ एनीथिंग. मिलीमीटर तो 1/1000 ऑफ मीटर. हेक्टो लगा देते हो तो इसका मतलब है 100 टाइम्स. जब किलो लगा देते हो तो 1000 गुना. 1000 टाइम ऑफ ए मीटर, 1000 टाइम इज 1 किलोमीटर. 100 टाइम्स ऑफ ए मीटर इज 1 हेक्टोमीटर. एंड 10 टाइम्स ऑफ ए मीटर इज डेका, दैट इज डेकामीटर. तो समझ में आया? तो किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, ये इसकी निमोनिक्स है. सो व्हाट इज द निमोनिक्स? किलो, हेक्टो, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, और डेसी, सेंटी और मिलीग्राम. कहने का मतलब है कि किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, सेकंड हो. 1 सेकंड, 1 किलो सेकंड में कितने सेकंड? तो ये ग्राम, मीटर सब वही है. और डेसी, सेंटी और मिलीग्राम, ये चीज है. अब जरा देखो, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम. यदि तुम किलो से हेक्टो आए तो 1 जीरो बढ़ा देना. नीचे चलने पे 1 जीरो बढ़ता चला जाएगा. अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कितने स्टेप उतरे? क्या 2? जब 2 स्टेप उतरोगे तो 2 जीरो बढ़ा देना. तो 100 सेंटीमीटर. टिश्यू 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000. अगर स्क्वायर किया जाएगा तो इसको 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 1 मीटर इंटू, क्योंकि वो इसकी 2 डायमेंशंस हो गई तभी तो 1 मीटर स्क्वायर बना. और 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज 1 मीटर स्क्वायर. लेकिन 1 मीटर को और क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर और इंटू 100 सेंटीमीटर. तो फिर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इतने स्क्वायर. तो ये मुझे बताओ कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? त्रिशु बोलो. 10 lakhs. तो दैट इज 1 मीटर क्यूब. तो 2 जीरो की जगह ये मीटर से बढ़ने पर ये मीटर स्क्वायर में डबल बढ़ाना, और क्यूब में ट्रिपल, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे बताओ कुमकुम? 1 मिलियन. 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? क्या 6? कभी भी आपसे कहा जाए कि 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 1 मिलियन क्या कहोगे बताओ? 10 lakh. 10 to the power 6. 1 मिलियन. कोई भी 1 मिलियन मैंगोज, 10 to the power 6 मैंगोज. मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन. तो मिलियन का मतलब है ये बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि 9 कर दो, और ट्रिलियन 12 कर दो, और जिलियन 15 करते हैं. इन्हें सब कुछ पता है. देखो 3 जीरो के हिसाब से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन. समझ में आ गई बात? तो हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं. ड्रॉ 2 वेव फॉर्म्स, वन इज हैविंग मोर पिच एंड अदर इज हैविंग लेसर पिच. तो सेकंड क्वेश्चन देखिए. नाउ दोनों का एम्पलीट्यूड सेम बनाएं. जब आपको पिच की तुलना करनी, एम्पलीट्यूड ना बदलें. ये नहीं कि ज्यादा पिच वाले का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया. सिर्फ एक ही जो वेरिएबल को बदलना है, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है. तो कुमकुम इसमें से किसकी पिच ज्यादा है और किसकी कम है? सर इस वाले इस साइड वाले की कम है, उस साइड वाले ठीक है, तो लिखो मोर पिच या हाई पिच और लेस पिच. जहां पर कंपैक्ट हो वेव्स तो उसको मोर पिच कहते हैं. जैसे तुम्हारे पेन की जब खोलते हो तो चूड़ी होती है उसमें, वो कभी कभी बहुत पास होगी, तो ऐसे में कहेंगे उसकी हाई पिच है. और जिसमें दूर हो तब क्या कहोगे? लो पिच.
थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 100 ऑसिलेशंस इन 10 सेकंड, तो टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? देखो ये बहुत सही बता, ये बता रहे। अब देखो देखिए थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए कि हम ये कहें कि 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे हैं। इफ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इफ 10 ऑसिलेशंस आर इन 1 सेकंड, तो बोलो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, ये मुझे बताओ। अभी क्वेश्चन में मत देखो, बोलो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई कनिष्का? 10 हर्ट्ज हुई, क्योंकि 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज भी बोल सकते हो या 10 ऑसिलेशन पर सेकंड भी बोल सकते हो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हुई। अच्छा ये मुझे बताइए कि क्या नोएल तुम ये बता सकती हो कि एक ऑसिलेशन में कितना समय लगेगा? अगर एक स्केल 1 सेकंड में 10 बार ऊपर नीचे हो गया तो वो एक बार ऊपर नीचे होने में कितना उसने समय लिया होगा? 0.1 सेकंड ना, क्योंकि 0.1 सेकंड में एक किया होगा, 1/10 सेकंड। भाई 1 सेकंड में 10 कर ले रहा है तो एक करने में कितना समय लिया होगा? क्या 1/10 नहीं लिया होगा? तो इसका मतलब है तुमने 1/ν ही तो कर दिया। टाइम पीरियड अभी उन्होंने क्या बताया, अमन ने 1/ν जितना भी है, जैसे 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में किया, तो बताओ यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी फिर से समझो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि x ऑसिलेशंस अगर आपके 1 सेकंड में हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती बताइए? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। ये तो फ्रीक्वेंसी आप देख लो, कहीं पर भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम के लिए क्या करोगे बताओ? 100 ऑसिलेशन और कितने सेकंड में हो रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज हो गई। 10 हर्ट्ज का तुम अस्मिता क्या मतलब समझती हो? कहीं ये तो नहीं समझ रही हो कि 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहा है? भाई 10 सेकंड में 100, तो 1 सेकंड में कितने? 10। लेकिन 1 सेकंड में अगर 10 हैं तो एक ऑसिलेशन कितनी देर में? तो इसका मतलब है अगर तुमको टाइम पीरियड चाहिए तो तुम्हें क्या कर देना चाहिए बताओ? टाइम पीरियड इज 1/, फ्रीक्वेंसी। वही अभी आपने बताया कि नहीं, 1/10 कर दो, तो 1/10। और बताओ हर्ट्ज को क्या कहते हो? 10 ऑसिलेशन पर सेकंड। यदि पर सेकंड ऊपर चला गया, 1/10 को तो 0.1 लिखो, तो अब सेकंड को ऊपर ले जाओ, सेकंड इतने सेकंड और ऑसिलेशन नीचे ही है। अब ऑसिलेशन को जरा करो, तो क्या 0.1 सेकंड पर ऑसिलेशन? तो एक ऑसिलेशन में जो समय लगा वही तो टाइम पीरियड होता है, नहीं? सेकंड पर ऑसिलेशन। हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर पर ऑसिलेशन? क्या तुम दिव्या टाइम पीरियड का फार्मूला बताओगी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। देखो चलो और कोई बताए, ये तो ठीक नहीं बता रहे। 1/, फ्रीक्वेंसी बताई। अब तुम वही फार्मूला बताओ जो दिव्या ने गलत बताया था, लेकिन सही करके बताओ। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/ν। लेकिन न्यू की जगह अगर ये प्लेस करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा? न्यू है फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जबकि उन्होंने क्या बताया था? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जो फ्रीक्वेंसी का था वही फार्मूला बताया था। लेकिन यदि मैं यहाँ रख दूं फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखोगे बताओ? नीचे फ्रीक्वेंसी की जगह लिखो, यही चीज लिख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ ऑसिलेशन और अपॉन, तो बोलो टाइम ऊपर आ जाएगा कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा बताइए? और टाइम ऊपर होना भी चाहिए क्योंकि सेकंड पर ऑसिलेशन। तो अब आप मुझे दिव्या 2 फार्मूले बताइए टाइम पीरियड के, जरा
बोलो दो फार्मूला। टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। कुछ लोग जैसे त्रिशु से कहा जाए भाई टाइम निकालो, तो कहते हैं मुझे तो यूनिट फैक्टर मेथड पसंद है। वो ऐसा क्यों कह रही है कि देखो इफ एन oscillations takes place in t सेकेंड। देखो एन ऑसिलेशन कितनी देर में हो रहा है? t सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन, तो बताओ देन वन ऑसिलेशन जितनी देर में होगा उसे कोई तो टाइम पीरियड कहोगे। तो क्या t सेकेंड अपॉन एन ऑसिलेशन नहीं कह दिया आपने? बोलो, इससे भी क्लियर हो गया। मान लो n ऑसिलेशन t समय में होते हैं, तो आप कह दो एक का निकाल लो, एक ऑसिलेशन जितनी देर में हो रहा वही टाइम पीरियड है, वही समयांतराल है। समयांतराल का मतलब वो पीरियड जिसमें कि एक ऑसिलेशन या एक दोलन काल हो रहा है। तो दैट इज वन ऑसिलेशन के कितनी देर में होगा? t सेकेंड अपॉन, क्या ये इसी से इक्विवोकेट नहीं कर रहा है? इट इज सेम टाइम अपॉन एन ऑसिलेशन। तो आप टाइम पीरियड के दो फार्मूले बताइए और फ्रीक्वेंसी के भी दो फार्मूले बताइए। 1 upon frequency time और 1 upon number of oscillations। 1 अपॉन ना करो, उसको पलट के बोलो। 1 अपॉन तो बोलोगी लेकिन अब टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूले बताओ। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने कहा 1 अपॉन टाइम पीरियड, इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी को यहीं छोड़ दिया, टाइम पीरियड को नीचे ले। समझे? देखो क्या किया नोएल ने। नोएल की ट्रिक मुझे काफी पसंद आई। इन्होंने t को 1/ν कर दिया और फिर t न्यू इज 1, फिर न्यू 1/t। बोलो बात समझ आई? सो अब आपको क्या करने हैं? राइट टू फार्मूला फॉर टाइम पीरियड एंड टू फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। फॉर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 1 हर्ट्ज को डिफाइन करो। ये खुश मिजाज हैं, चीजों को ओवरलुक करती मजे में रहती हैं। हाँ आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ये ज्यादा अच्छी होता है। सुहाना बात नहीं करो अभी, फिर कैसे गलती पकड़ोगे उसकी? हाँ, कितना खर्चा कर रही है सरकार रिप्रेजेंटेशन में? Oscillation in 1 second. Then the frequency is of that oscillator is 1 hertz। बहुत अच्छा, बताओ उत्कर्ष। If a oscillating body ऑसिलेटर भी बोल सकते हो। oscillates one complete one oscillation in 1 second, then its frequency is 1 hertz। बहुत अच्छा। तो इन्होंने बता दिया कि 1 हर्ट्ज क्या होता है। अब आगे देखो, तो अब आप ये कर लोगे। अब इसमें बस मुझे देवी का 2 आंसर दे दो। एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी बता दो और एक टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड तो तुम कैसे निकालोगी? टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेना, ये निकाल लेना 0.1 सेकेंड पर ऑसिलेशन। लिखो या ना लिखो वो जरूरी नहीं है। अगर तुमने इतना सेकंड भी लिख दिया टाइम पीरियड तो वो वही मान। और अच्छा तो यही है कि पूरा लिखो। अब अगली बात देखो, 4 चीजें पूछी जा रही निश्चिता आपसे। एक वेवलेंथ की यूनिट जरा बताइए तो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ टाइम पीरियड। टाइम यूनिट नहीं पता? सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी भी तुमने बता दी, एम्पलीट्यूड की सिंबल थोड़ी है बताना।
एम्पलीट्यूड किस में करो? मीटर में करेंगे। और फिर हाँ लाउडनेस की बताइए। लाउडनेस की Decibels. डेसिबल, डेसी तो हम अलग से लगाते हैं, यूनिट उसकी बेल है। तो लाउडनेस की क्या यूनिट हो गई? सो दैट इज यूनिट ऑफ लाउडनेस। स्पेलिंग पता है बेल की? BELL। बेल, ठीक है। और उसी से बेल एक साइंटिस्ट का नाम था और डेसिबल उनके नाम पे आया। अब देखें सर एग्जाम में आया तो बेल लिखना है या डेसिबल? पहले लिखो डेसी, सेंटी, ये सब क्या है कि फिर जैसा जो मेजरमेंट है वो लिख देंगे। डेसी तो अलग से उसका सफिक्स और प्रीफिक्स है। सेंटीबेल ही हो सकता है। हाँ, और हो सकता है तो वो हम जो सुन सकते हैं, कुछ लोग और ज्यादा आवाज सुन सकते हैं। जो डायनासोर्स है वो बेल में सुना करते थे, तब भी उनके कान बहरे नहीं होते थे। हम लोग डेसीबेल में ही हमारे 160 पे कान बहरे हो जाएंगे। जो फाइटर के एग्जॉस्ट की आवाज निकलती जिस समय वो थ्रोटल उसका चालू होता है, जिस समय इंजन रन कर रहा होता है फुल थ्रोटल पर, उस समय उसकी 150 तक की आवाज होती है। 160 में कान बहरे हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर एयरमैन के को कानों की प्रॉब्लम है। वो फ्रीक्वेंसी के हायर नोट के लिए ससेप्टेबल नहीं है। अब हम आगे देखें ना। आओ, इतनी बात हो गई है। व्हाट डज इट मीन बाय लाउडनेस? अस्मिता, दिशिता, Amount of sensation produced in a variable. it is known as loudness. It depends on, directly depends on amplitude, ठीक है। तो ये amplitude, if amplitude increases, बहुत अच्छा लिखो। so it depends, it is proportional to square of amplitude। ये इसकी square dependence है। it is proportional to square। जब square होता है तो हमें square लिखना चाहिए। what is pitch? Shrillness, and it depends on frequency. It is proportional to frequency. If frequency increases, then the pitch increases. Chalo. Now next question is, give a pair of example in which one is having higher pitch और one is lower pitch. जैसे अगर हम कहें कि एक कार हॉर्न है और दूसरी तरफ साइकिल की बेल है, तो इस केस में किस में लाउडनेस ज्यादा होगी? कार हॉर्न में। और रोरिंग लाइन एंड बजिंग भी, तो रोरिंग लाइन। सो गिव अ पेयर ऑफ एग्जांपल, वन हैविंग लाउडर साउंड एंड वन हैविंग मोर पिच। पिच का एग्जांपल क्या देंगे? कार हॉर्न दे दो, साइकिल बेल। तो पिच में क्या दोगे बताओ? That is voice of girls is having more pitch than voice of boys. So give pair of example. One has more pitch, ठीक है, और more loudness, louder sound. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सभी को आप डिफाइन कर लोगे क्योंकि ये पहले के हैं। अब देविका मुझे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बताओ, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन 2 पढ़ाया जा चुका है। साउंड वेव। हाँ, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड। ठीक है, स्पीड के बारे में भी आज बताएंगे। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ठीक है। वैसे साउंड की स्पीड जो 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 मीटर पर सेकंड होती है, और उससे कई गुना ज्यादा लाइट की स्पीड नहीं। लाइट के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो सन से हमारे तक लाइट पहुंचती है वो 500, 8 तो 20 सेकंड, तो 500 सेकंड में पहुंच जाती है। जो अभी हम सन देख रहे हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना है। यानी जो घटना वहां 8 मिनट पहले घटी थी वो अभी हम यहाँ देख रहे हैं, इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं। तो वहां पिछली वाली चीज अभी हम देख रहे हैं। वहां अगर कोई ऐसा होता कि उस समय सन पे होता, 500 सेकंड बाद लाइट पड़ी, तो वो देख लेता, अच्छा है इस आदमी ने सन पे इसको मारा है, अभी जल्दी से अर्थ पे आ जाता। 500 सेकंड में ना आता, वो 400 सेकंड में आ जाता, इंतजार करता 100 सेकंड, अभी देखना फिर देखेंगे उसको कैसे मारा, दोबारा देखेंगे। यहाँ पर अगर किसी ने किसी को मारा है तो वो जो वेव्स हैं या रिफ्लेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं,
कहीं 5 मिनट में पहुंचेंगे, कहीं 10 मिनट में, और कहीं ऐसा भी है अभी पहुंचे ही नहीं है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। जो महाभारत के भी वेव्स हैं वो अभी ऐसी जगह जो ट्रेवल ही कर रहे हैं। कई ऐसे स्टार हैं उनकी लाइट हम तक पहुंची ही नहीं है, और लाखों साल पहले से वो हैं, लेकिन वो लाइट अभी तक लाख साल में भी नहीं पहुंच पाई, जबकि लाइट कितनी स्पीड है। तो अगर तुम्हें महाभारत फिर से देखनी है तो लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रेवल करो, फिर कहीं खड़े जाओ। अभी देखो महाभारत की सीन यहाँ पहुँचने वाला है, देख लेंगे कैसे अर्जुन। पॉसिबल नहीं है ना टाइम ट्रेवल सब लोग इसी पे ही लगे हुए हैं। अब जो नैनो फिजिक्स पढ़ोगे, क्वांटम फिजिक्स, तो तुम भी इसी पे काम करोगे। तुम कहोगे अपने बचपन का हम देखें मम्मी कैसे हमको खिलाती पिलाती थी, वो सब देख लोगे। अब ये देखो, वहां पे तुम जाओगे चुपचाप टाइम ट्रेवल करके फास्ट, पिछले में चले जाओगे 10 साल या 12 साल पहले, और चंदन को मार के मुंह पोछ के और देखे अब कैसे चंदन जीता है। वहां पे तुम डिस्टर्ब करोगे, यहाँ चंदन की आफत है। ये होता है कई लोग ट्रैवल किए पिछली पिक्चर में कि चंदन को मारा, चंदन लगा के आया। अब आगे देखिए, अरविंद ही तो सूर्य है। अरविंद सो आनंद रूप मरंद, तुलसी मन मंदिर में भी है। अब हम आगे देखिए, तो ये on what factor does the loudness and pitch depends? Loudness depends on, it is directly proportional to square of amplitude, while pitch is directly proportional to frequency. 3 different ways से क्या तुम दिखा लोगे? एक बार देख लो कि ये देखो 2 वेव बना लेना। अच्छा, पिछले जो हमने आपको पेपर पर कराया है उसमें ये चीज ऐसे लिखना, ये लैम्डा है, और यहां से यहां लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि कुछ लोगों ने छोटा एरो बनाया है, वो नहीं चलता है। और एक यहां से दिखाओ और यहां तक, ये भी लैम्डा है। ये 3 तरीके से। अब देखो नेक्स्ट देखिए कि एक बॉब पेंडुलम, ये इसका ऐसे है। सर चैप्टर में फिगर्स इंपॉर्टेंट है। हैं? फिगर्स ज्यादा नहीं, ऐसे वेव फॉर्म से इंपॉर्टेंट है। और जो देखो यहाँ से चलना, तो तुमने अमन सब डॉट डॉट बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ से तुमने बनाया तो इसके पाथ को ट्रैक भी तो करो। और दूसरा कैसे दिखाओगे? ऐसे, तो ये ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ये ऐसे दिखा। समझ में आई? इसका महत्व है जो ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखो, व्हाट आर द नोटेशंस? इन सब के नोटेशंस चारों त्रिशु बताओ। नमन, बताओ, 3 में 5 नंबर लाए हो, बताओ। अभिषेक, अब बुक में कैपिटल है, आप कैपिटल भी लिखो चलेगा, बुक में कैपिटल ही लिखा है। आगे की क्लासेस में स्मॉल ही चल रहा है, इसलिए मैंने वही बताया। अच्छा, टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। और राइट टू फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड, फिर से अरविंद आपसे पूछ लेते हैं, चुप क्या आया है। 1 upon frequency और time upon number of oscillation। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के भी बता दो। number of oscillation upon time और दूसरा frequency 1 upon time period। ठीक है, चलो करके दिखाओ। स्पेलिंग पे कुमकुम ध्यान दो, घर पे लिखा करो, स्पेलिंग के भी गान। कुछ चीजें और देखेंगे। फॉर साउंड, फॉर साउंड यूनिट of amplitude
So adding क्या डालना? ये कुछ नहीं है। इस डेंसिटी जैसा कल अभिषेक ने बताया था, या फिर क्या हो सकता है, और प्रेशर इस दैट ऑफ का मतलब यूनिट ऑफ। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, और प्रेशर की क्या होती है, पास्कल या फिर फोर्स पर यूनिट। ये हो सकती है, फोर्स तो न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दो चीज कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ऐसा लिखा है कि हमारे केस में, साउंड के केस में ये लिया जाना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड की वैसे तो बुक में मीटर ही ली गई है, क्योंकि इसके टर्म्स में फिर करना दिक्कत होगा। चलिए और देखो कि सॉफ्ट साउंड, ये तो पहली बात बताई, सॉफ्ट साउंड हैज लेस एम्पलीट्यूड while loud sound has more amplitude. Soft sound has less amplitude while loud sound has more सो वी आई कैन डिटरमाइन, जैसे उत्कर्ष बोल रहे हैं कि अरविंद बोल रहे हैं, हम इधर से भी समझ सकते हैं कि किसने क्वेश्चन किया है। सो बिकॉज दीज आर हैविंग डिफरेंट टिम्ब्रे, तो टिम्ब्रे की वजह से हम ये जान पाते हैं कि कौन बोल रहा है। डिफरेंट टिम्ब्रे का मतलब है इट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड। हाँ, कि अलग अलग कोई भी बोल रहा हो तो मैं यहाँ से पता लगा लेता हूँ कि कौन है, देविका है कि दिव्या है, तो ये मुझे पता चल जाता है। ये किस वजह से होता है? सो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्ब्रे, उसको क्या कहेंगे, टिम्ब्रे। ठीक है, तो ये ठीक लाउडर साउंड और सॉफ्टर साउंड के फिगर के नीचे दिया है, व्हाट इज टिम्ब्रे। So, हाँ ना सर 10th में एक एग्जांपल लिखते हैं, 2 एग्जांपल। अब इसके लिए एक लिख दो, इसके लिए या उसी एग्जांपल में ही दिखा दो कि किसका लाउडर है, किसका अलग अलग बना दो। वेव नहीं, लिखना तो है ना कि क्या साउंड लाउड है। चलो आगे देखो। सो डिफरेंट पर्सन स्पीक, ठीक है, their waveforms are also different। अलग अलग अगर लोग बोल रहे हैं तो उनका वेवफॉर्म कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जरा देखो कि इस चीज को कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे ये देखो, ये उत्कर्ष की आवाज है, और अगर मैं चंदन की कहूं तो हो सकता है दोनों एक ही एम्पलीट्यूड पे बोले, लेकिन अगर चंदन की कहेंगे इस चीज को, तो इस चीज को क्या कहेंगे कि क्या दोनों में क्या डिफर कर रहा है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। अगर देखा जाए तो क्या एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, और देखा जाए तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। क्यों? क्योंकि उतने ही डिस्टेंस में उतनी ही वेव बन रही है। बोथ साउंड्स आर हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम frequency. However, the nature of waveform differs. This is known as quality of sound. Due to different waveforms, we can discriminate between two persons talking with each other. बहुत सारे लोग भी बोल रहे हो, मैं ध्यान से सुनूं तो ये पता लगा लूंगा कि उत्कर्ष क्या बोल रहे हैं। उनकी आवाज मिक्स नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग लोग भी बोल रहे हैं, तो मैं एक पे ध्यान दूं तो उसकी सारी बात सुन सकता हूं, क्योंकि हर एक का क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्ब्रे अलग अलग है। हम सिर्फ उसी को सुने, बात समझाया? तो क्या चीज है कि डिफरेंट पर्सन्स जो भी होंगे
different persons produce different sound. We can discriminate between them. हम उनके बीच में भेद उत्पन्न कर सकते हैं. Discriminate between their sounds या voices, उनकी आवाज के कैसे हम पता कर सकते हैं? Due to quality of sound. क्वालिटी अलग होती है. क्वालिटी का मतलब है टिम्ब्रे, क्योंकि सबका वॉइस बॉक्स एक जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं है. टिम्ब्रे ऑफ साउंड. अगर मैं दो अलग अलग पेपर फाड़ूं तो उसमें क्या होगा? या किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए बैलून ही है, तो बैलून में से अगर हर एक का ये वेव फॉर्म है, अब यहाँ से मैंने इसको फाड़ दिया, चलो ये फट गया. अब इसमें इसको मैं यहाँ करूँ, यही वॉइस बॉक्स है, तो लंग से आवाज आएगी. ये उत्कर्ष की आवाज लगी. अब चंदन की लग जाएगी. ये देखो मैंने वेव फॉर्म अलग कर दिया, अब चंदन जाएगी. तो ये जो चीज है, अलग अलग वेव फॉर्म्स आ रही है, किसकी वजह से बताइए? दिस इज ड्यू टू. ऐसे ही तो लैरिंग्स ऐसे होता रहता है उसमें, बाकी इसका कंस्ट्रक्शन एक में हमने देखा ही था. तो इट इज ड्यू टू टिम्ब्रे. किसकी वजह से है? या व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड? टू पर्संस हैविंग सेम वेवलेंथ एंड सेम, उनके बीच में ये क्या सेम वेवलेंथ हो सकती है, पिच भी सेम हो सकती है, और एम्पलीट्यूड भी सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है. हाउएवर क्या चीज डिफर करेगी? द वेव फॉर्म डिफर करता है. सो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ साउंड? द नेचर ऑफ वेव फॉर्म. द नेचर ऑफ वेव फॉर्म is called quality of sound. इसे क्या कहेंगे? Quality of sound. ठीक है? तो which differs, इन्हीं भी दो व्यक्तियों में वो डिफर करेगा. If sound is pleasant to hear, then it is called music. If it is unpleasant to hear, then it is called noise. तो कई बार क्या कि हम एक जैसे ही नोट निकालें, अगर सिंगल रिपल है तो उसे नोट कहेंगे. सिंगल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नोट, उसी में आगे लिखा है सिंगल डिस्टर्बेंस. और लेकिन अगर उनमें इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे ये नॉइस पैदा कर रहा है. और अगर मान लीजिए रेजेंट हो तो उसमें बहुत जैसे चरण धरत मोरे श्याम सखीरी, तो कुछ गा रहे हैं तो उसमें नोट्स पैदा होंगे. और लेकिन इसमें साउंड है. सो इफ साउंड इज प्लेजेंट टू हियर, then it is called music. If it is unpleasant to hear, then it is called noise. किसी के लिए नॉइज भी प्लेजेंट होगी तो किसी के लिए नॉइज. तो आगरा, आगरा तो सबके लिए है. So if sound is pleasant to hear, कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक बंद करो. Pleasant to hear, it is called music. While if it is, ठीक है, painful to hear, अगर हम उसको ठीक से नहीं, unpleasant sound. While now noise is unpleasant sound. So अब इसके अलावा नोट क्या होता है? That is the single disturbance of sound is known as note. जो हम कहते हैं कि जो हमारे कि ये डो रे मी फा और वो जो कौन सा सारे गामा पाधा नीसा, वही होता है कि नहीं? सो उसी को इंग्लिश में भी ऐसे कहते हैं, डो रे मी फा करके कुछ है, तो सारे गामा पाधा नीसा. फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा हायर नोट पे गाओ, तो सारे गामा पाधा नी, उसी का हायर नोट है.
बस उसकी हमने अब लाउडनेस बढ़ाई, लेकिन है वही फ्रीक्वेंसी, उसकी डबल कर दी। तो अगर हारमोनियम में तुम देखते हो तो 3 सेट लाउडनेस है, एक सॉफ्टर में, एक मीडियम में, एक लाउडर, है वही चीज। तो पहले धीरे बजाते हैं, फिर अचानक वो उसमें आ जाता है। तब थर्ड वाले में गाने के लिए हिम्मत भी चाहिए, गला भी वैसा चाहिए। तो कुछ लोग मीडियम में बजाते हैं, कुछ लोग लो में बजाते हैं, तो जैसा जिसको बजाना हो। लेकिन कोई भी एक नोट है तो वो सा, और सा और रे ये 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने आपको ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया था, तो 480 हर्ट्ज का वो उसकी एक नोट है, एक फ्रीक्वेंसी। जो एक फ्रीक्वेंसी में बजे उसको एक नोट कहते हैं। द साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। कहीं लिखा है बुक में? बुक में देखो कहाँ लिखा है नोट? टोन लिखा टोन। तो टोन कहाँ लिखा है, पढ़ो। साउंड कोई भी एक ही फ्रीक्वेंसी में बजे ना, तो इस चीज को लिखो, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। अब इन दोनों में क्या चीज डिफरेंट है बताओ नोएल? टिम्बर। टिम्ब्रे, लकड़ी का व्यापार थोड़ा ना करना चाह रहे हो। टिम्बर मार्ट खोलोगे क्या तुम? फर्नीचर बनाने जा रहे हो? अब आगे देखो, टिम्बर अलग चीज होती है ना, टिम्बर मार्ट। अब आगे देखिए, सो नाउ जो हेनरी हर्ट्ज थे वो हैम्बर्ग में पैदा हुए थे, और इन्होंने क्या काम किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्या मतलब है। इस मीडियम नहीं चाहिए होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है लाइट, तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। अगर साउंड डिफरेंट लोगों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हों, यदि आप और ये लोग बोल रहे हैं तो हमारे पास आपकी आवाज पहले पहुंचेगी या चंदन की साथ में पहुंचेगी? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेव फॉर्म, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो एक मीडियम में सभी साउंड एक ही स्पीड से चलते हैं। ये नहीं कि तुम्हारे द्वारा बोली गई आवाज पहले पहुंचे और तुम्हारा हारमोनियम बाद में पहुंचे। तुम जो बोलोगे वो भी आवाज उसी समय पहुंचेगी, और तुम जो हारमोनियम बजा रहे हो वो भी मेरे पास उसी समय पहुंचेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट साउंड ट्रेवल्स इन सेम मीडियम विद सेम स्पीड। रिपीट करो। डिफरेंट साउंड ट्रैवल विद इन सेम मीडियम विद सेम ये बुक नहीं, डिफरेंट नहीं होगी, मीडियम पे डिपेंड करेगी, साउंड पे नहीं डिपेंड करेगी। टोन है, टोन ही तो है ना बुक में। सो दैट इज टोन, इसको टोन कहेंगे कि साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। देविका ने भी बुक में पढ़ा ना, सो इट इज कॉल्ड टोन। अब देखो डिफरेंट साउंड, ठीक है, सो डिफरेंट साउंड ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन सिंगल मीडियम। एक मीडियम में अगर अलग अलग साउंड्स हैं तो एक ही स्पीड से, ठीक है। डिफरेंट साउंड ट्रेवल इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, विथ सेम स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? एंड रीचेस एट सेम टाइम टू लिसनर। यानी अगर अलग अलग सोर्स ऑफ साउंड है, वहां से लिसनर तक पहुंचने के लिए सब एक ही समय पहुंच जाएंगे अगर एक ही डिस्टेंस पे है वो सोर्स ऑफ साउंड। तो इस तरीके से एंड रीचेस एट सेम टाइम टू लिसनर। तो यहां पर बताई गई जो हेनरी हर्ट्ज थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का मतलब तुम समझते हो? हेनरी हर्ट्ज ने उन्हीं के नाम पे तो हर्ट्ज नाम पड़ा है फ्रीक्वेंसी में। यानी अगर चार्ज मूव करें तो सन पे जानते हो क्या मूव कर रहा है बताओ? चार्ज। वहां इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हिल रहे हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही। चार्ज की वजह से फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे धरती की वजह से फील्ड है तभी तो पेन नीचे गिरता है। तो जब चार्ज होगा तो उसके आसपास के चार्ज क्या उससे रिपेल नहीं होंगे? फील्ड है वहां पर, ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। तो व्हेन चार्ज मूव्स, क्या तुमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है? मैक्सवेल ने क्या बताया था? इफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट देन
क्या होता है बताइए? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करेगा। चार्ज से ही मैग्नेट बनता है, उसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सर हाँ, मैक्सवेल ने सर ये भी कहा था ना, साउंड एनर्जी नहीं होती है। साउंड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लाइट के बारे में बताया। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चाहे साउंड हो या लाइट हो, ये बहुत पहले से स्टेब्लिश्ड है। साउंड इधर देखो, तो इस तरीके से क्या बताया गया बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उन्होंने क्या चीज पैदा की। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तुम्हारे फोन में भी कहीं ना कहीं चार्ज मूव कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर उसने चार्ज को डिस्टर्ब किया, चार्ज मूव करने लगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकले। अब वो यहाँ से कहाँ पहुंचे? ऊपर एक सैटेलाइट है, ऐसी जगह पे सैटेलाइट है जहां कोई फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, वहां तक पहुंचा, उससे टकरा करके अमेरिका गया, वहां वाले ने सुन लिया। तो तुमने जब फोन पे बात की तो तुम्हारी वेव कैसी थी बताओ? मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब वो प्रेशर वेव थी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है, जब तुमने इसे ऑन कर दिया, इसका रिसीवर, उसने उसमें चार्ज को डिस्टर्ब किया, और उस चार्ज के डिस्टर्ब होने से एक ऐसा रेडिएशन निकला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब वो नॉन मैकेनिकल बन गई, उसको चलने के लिए किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो इस एटमॉस्फेयर को पार करके, 500 किलोमीटर के एटमॉस्फेयर को पार करके आगे जो 2000 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट है वहां तक पहुंच जाएगा, और उससे टकराकर अमेरिका तक पहुंच जाएगा। और वहां पर जिसके जो फोन नंबर पे हमने डायल किया है, ये एक रेडिएशन है, तो उस सेंसर को वो ऑन कर देगा और उसका फोन बच जाएगा। तो हमने एक नंबर, एक कैरियर है, फोन नंबर एक कैरियर है, हमने अपने चाचा का नंबर मिलाया, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो उस नंबर पे यानी उस फ्रीक्वेंसी में, वो उस टोन पे वो भेजेगा, कहेगा कैरियर पे भेज देगा। जैसे तुमको नदी पार करनी है तो तुम चाचा के कंधे पे बैठो और नदी पार करके कूद जाओ, ऐसे करते हो कि नहीं? उसी तरीके से वो जो तुम नंबर डायल करते हो वो चाचा है, तो उस पर बैठा कर फिर तुमने उसको मैकेनिकल वेव को किसमें बदला बताओ? नॉन मैकेनिकल वेव में। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या? तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बदले। समझ लो हेनरी हर्ट्ज ने जब ये किया तो वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पहाड़ से ही ताली बजाई। एक पहाड़ पे जॉर्ज वाशिंगटन खड़े थे, एक पे हेनरी हर्ट्ज। उन्होंने वहां से संदेश भेजा, हेलो कैसे हैं प्रेसिडेंट। और वहां से सिर्फ उन्होंने स्पार्क से, इलेक्ट्रिक स्पार्क से प्रोड्यूस किया, जो भी हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट चार्ज से प्रोड्यूस किया ना, अपनी वॉइस सिग्नल प्रोड्यूस किया, वो वहां पहुंच गया और जॉर्ज वाशिंगटन ने ताली बजा दी। और ये फिर हर्ट्ज तो जर्मनी का था। जर्मनी का था। तो जहां पर भी हो इसके बारे में देखो, इसमें क्या लिखा है। सो ये फेमस है कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे भेजा। बात समझ आई? तो जर्मनी के प्रेसिडेंट ने ताली बजा दी, हिटलर। समझ में आई बात की नहीं? तो ये चीज इन्होंने बेतार के तार को इस्तेमाल किया। यही बेतार का तार है कि एयर, ये वायरलेस टेलीफोन, यही तो है वायरलेस टेलीफोन। तो मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल बात करते हो, क्या इसमें वायर लग रहा है? तो वायरलेस टेलीफोन। नाउ लेट अस सी दैट इज द रिलेशन बिटवीन न्यू वी एंड लैम्बडा। किसके किसके बीच में रिलेशन? अभी टाइम हो गया, इसको अगली क्लास में करेंगे। कल वही है 5 बजे से। तुम्हारी आवाज यही रखी है उत्तर से। करने की आवाज है सर, मेरी आपसे काट दी कोई बात। चोर आके हमारे यहाँ रिमेक हो गया गाना, रिमेक करके रिमेक कर दिया।